Good evening, students. Hope you all are good, safe, and healthy. Today, we are going to discuss the chapter number 4 of your English literature book, that is Bade Ghulam Ali Khan. So, let's start our chapter. First of all, we should know who is Bade Ghulam Ali Khan. चैप्टर 4 है हमारा बड़े ग़ुलाम अली ख़ान। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये बड़े ग़ुलाम अली ख़ान हैं ये कौन हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूज़िशियन एंड सिंगर ऑफ इंडिया। ये कौन है? इंडिया के बहुत ही जाने माने सिंगर रहे हैं और एक बहुत बड़े म्यूज़िशियन रहे हैं, बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Natural talent needs to be nurtured and refined with years of training, practice and hard work. The story of Bade Ghulam Ali Khan, one of the greatest musicians and singers of India, is a lesson in dedication and persistence. तो इस स्टोरी में बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के बारे में बताया है कि वो इंडिया के बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, बहुत बड़े म्यूज़िशियन रहे हैं, संगीतकार रहे हैं और वो इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था, कुदरती टैलेंट था उनके अंदर। लेकिन नेचुरल टैलेंट को भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नेचुरल टैलेंट को उसके लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है कि उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो उनका नेचुरल टैलेंट था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। कुदरती तो था ही उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वो बहुत ही बड़े सिंगर बन सके। On 2 April 1902, while the wheat fields swayed in the fragrant cool breeze in Kasur, Mai Buddhi, wife of Ali Bakhsh Khan, gave birth to a boy. अब बात हो रही है यहाँ पर बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की। तो उनके फ़ादर कौन है? उनके फ़ादर हैं अली बख्श ख़ान एंड उनकी मदर है माई बुद्धी। ये उनकी मदर का नेम है एंड ये उनके फ़ादर का नेम है। तो 2 अप्रैल 1902 को जब क्या हो रहे थे, वीट फील्ड्स जो थे जब वो बहुत ज़्यादा झूल रहे थे। कसूर यहाँ पर एक प्लेस का नेम है जहाँ पर जो उनकी बर्थ प्लेस है। तो कसूर में जब वीट फील्ड्स जो गेहूं के फील्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, वो झूल रहे थे किसमें? फ्रेगनेंट कूल ब्रीज, यानी कि कसूर में जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मीठी मीठी सी हवा चल रही थी, जब मीठी मीठी खुशबू थी, तब उस वक्त झूल रहे थे। तो मीन 2 अप्रैल 1902 को उनकी बर्थ हुई, यानी कि माई बुद्धी ने जो अली बख्श ख़ान की वाइफ थी उन्होंने एक बॉय को बर्थ दिया। और वो बॉय कौन थे? वो थे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान। सो द एल्डर्स ऑफ द टाउन प्रेडिक्टेड दैट The child would bring joy to millions and achieve great fame in the world of music. अब जो टाउन के एल्डर्स थे, जो टाउन के बड़े लोग थे, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था? हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये बच्चा है, मीन्स जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान है, जो ये बच्चा है वो क्या करेगा, ये म्यूज़िक के वर्ल्ड में, म्यूज़िक की दुनिया में बहुत ही बड़ी फेम हासिल करेगा, बहुत ज़्यादा ये मशहूर हो जाएगा और ये बहुत मिलियंस पीपल को, बहुत सारे लोगों को जॉय दिलाएगा, उनको खुशी दिलाएगा। ये मीन्स ये म्यूज़िक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा। नेक्स्ट, माई बुद्धि brought up Ghulam Ali and her younger son Barkat Ali with extreme love and care despite considerable financial difficulty. जो माई बुद्धि थी, जो ग़ुलाम अली की मदर थी, उन्होंने ग़ुलाम अली को और अपने छोटे बेटे को बरकत अली, मीन्स ग़ुलाम अली एंड बरकत अली क्या हो गए हैं? ब्रदर्स हैं दोनों। तो ग़ुलाम अली को और अपने छोटे बेटे बरकत अली को बहुत ही लव के साथ, बहुत ज़्यादा केयर के साथ पाला। हालांकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल की। हर हस्बैंड अली बख्श खान, अ कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हैड मैरिड अगेन एंड डिजर्टेड हर। जो उनके हस्बैंड थे अली बख्श खान, मीन्स ग़ुलाम अली के जो फादर थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उनको छोड़ दिया था। डिजर्टेड मीन्स लेफ्ट विदाउट
हेल्प और सपोर्ट, मतलब उनके पास कोई हेल्प नहीं थी, उनकी कोई हेल्प नहीं की थी, विदाउट हेल्प उनको छोड़ दिया था। और वो कौन थे? अ कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो अली बख्श खान थे वो जम्मू एंड कश्मीर में कोर्ट म्यूजिशियन थे। कोर्ट म्यूजिशियंस बोलते हैं जो दरबार में संगीतकार होते हैं, दरबार लगता है वहाँ पर, वो कोर्ट म्यूजिशियन थे। तो मीन्स जो अली बख्श खान थे वो भी म्यूज़िक के वर्ड से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, माई बुद्धि स्टिच्ड गारमेंट्स टू अर्न मनी, गुलाम अली वॉज डिवोटेड टू हर। अब जब उनके फादर ने उन्हें छोड़ दिया था अपनी वाइफ को, तो माई बुद्धि की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गारमेंट्स स्टिच किए, उन्होंने कपड़े सिलकर मनी अर्न की, पैसे कमाए, उन्होंने कपड़े सिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ग़ुलाम अली, अब देखिए जब कोई मदर अपने चिल्ड्रंस के लिए इतना सब कुछ करेगी और फादर उनको छोड़ के चले गए हैं, तो क्या होगा? जो उनके बच्चे होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा अपनी मदर से, जब वो देखेंगे कि वो उनके लिए कैसे स्ट्रगल कर रही हैं। तो ग़ुलाम अली भी बहुत ज़्यादा उनसे लगे हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे अपनी मदर को। नेक्स्ट, एज अ यंग बॉय, यहाँ पे शो की गए हैं, ही इज़ ग़ुलाम अली, ही इज़ बड़े ग़ुलाम अली ख़ान। एज अ यंग बॉय, ग़ुलाम अली पिक्ड अप little ditties and songs from wandering minstrels, peasants, shepherds, faqirs and jogis। अब जब वो यंग बॉय हो गए थे, मतलब जब वो बड़े होते जा रहे थे, जब वो नौजवान हो गए थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया ग़ुलाम अली ने? picked up little ditties and songs from wandering minstrels। अब उन्होंने क्या किया? जो सिंपल सॉन्ग्स थे, जो आसान से सॉन्ग्स थे, उन्होंने पिकअप करना शुरू कर दिया। कहाँ से? wandering minstrels। wandering minstrels, traveling musicians, ditties, short simple songs। तो ग़ुलाम अली ने पिकअप करने शुरू कर दिए, मीन्स जो ट्रैवलिंग म्यूजिशियंस थे, यानी कि जो सफ़र करते हुए गाते थे, उनके जो सिंपल सॉन्ग्स थे उनको पिकअप करना स्टार्ट कर दिया, उनकी कॉपी करने लगे। जो पीजेंट्स थे, किसान थे, जो शेफर्ड्स थे, जो चरवाहे होते हैं, फ़कीर्स, जोगीज़, जो ये गाते फिरते हैं ना, तो उनकी कॉपी करने स्टार्ट कर दी, मीन्स जो वो गाते थे उसी को ही वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। ही कुड मेमोराइज़ वर्ड्स इंस्टेंटली एंड सिंग डिफ़िकल्ट कॉम्पोजिशंस। वो क्या करते थे? उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो वो क्या करते थे? उनको एकदम से याद हो जाता था, जो भी कुछ भी गाते थे, या कोई डिफ़िकल्ट कॉम्पोजिशंस होती थी, मतलब जो बहुत ही मुश्किल रचना होती थी, कहते हैं जैसे सॉन्ग में कोई भी मुश्किल सॉन्ग होता था तो उनको उसके वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी याद हो जाते थे। He would delight the people of Kasur with his songs, singing them with energy and enthusiasm। अब क्या कर रहे हैं वो? जो कसूर के लोग हैं, जो उनका टाउन है कसूर, उनके लोगों को वो, वहाँ के लोगों को वो खुशी देते थे अपने सॉन्ग से, यानी उनके सॉन्ग इतने पसंद आते थे लोगों को कि उनके जो पीपल थे वो उनके सॉन्ग सुनते थे और खुश हो जाते थे। और वो कैसे गाते थे? विद एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो अपने सॉन्ग्स गाते थे। इन हिज यूनिक वॉइस, और उनकी वॉइस कैसी थी? उनकी वॉइस बिल्कुल यूनिक थी। यूनिक मीन्स जो किसी और की ऐसी ना हो, सिर्फ उन्हीं की ऐसी वॉइस थी उस टाइम पर। ग़ुलाम अलीज़ मदर वुड ऑफन सेंड हिम टू द मार्केट फॉर प्रोविजंस। अब ग़ुलाम अली की जो मदर थी वो अक्सर उन्हें कहाँ पर भेज देती थी? मार्केट में भेजती थी फॉर प्रोविजंस, मतलब कि वो कुछ कमा सके, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उनके पास पैसों की कमी थी। तो क्या करती थी ग़ुलाम अली की मदर? उनको मार्केट में भेज देती थी कि वो अपना गाना गाएं लोगों के सामने, और फिर वो अब कुछ पैसे कमा सके ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। There too, people would stop him and ask him to sing a particular melody। वहाँ पर भी क्या होता था? क्योंकि ग़ुलाम अली की जो वॉइस थी बहुत यूनिक थी, बहुत अच्छा गाते थे वो, तो वहाँ पर भी लोग क्या करते थे? उनको रोक लेते थे और उनसे कहते थे कोई भी एक पर्टिकुलर मेलोडी कहते थे। मेलोडी मीन्स राग, कि कोई भी एक अच्छा सा गाना जो भी मतलब उनको पसंद होता था लोगों को, कि वो गाकर सुनाए। एट द स्वीट शॉप, द शॉपकीपर वुड रिक्वेस्ट हिम टू सिंग एंड आफ्टरवर्ड्स प्रेजेंट हिम विद स्वीट्स। अब जो मिठाई की दुकान होती थी, मिठाई की दुकान पर भी क्या करता था मिठाई वाला? जो शॉपकीपर होता था वो उनसे रिक्वेस्ट करता था कि कोई भी गाना गाएं, और उसके बाद वो क्या करता था? उनको स्वीट्स प्रेजेंट करता था, उनको मिठाई देता था। तो यानी कि कसूर के जो पीपल थे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मार्केट में जब वो जाते थे तब भी लोग बहुत पसंद करते थे, उनको कोई एक पर्टिकुलर मेलोडी सिंग करने के लिए बोलते थे।
स्वीट शॉप पे जो शॉपकीपर था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था उनसे, उनको बाद में मिठाई देता था। नेक्स्ट, गुलाम अली's father came to कसूर one day and quite by chance heard him singing a song। अब जो गुलाम अली के फादर थे अली बख्श ख़ान, वो तो छोड़कर चले गए थे अपनी वाइफ को और गुलाम अली को। तो एक दिन क्या होता है, वो कसूर वापस आते हैं, कसूर उनके टाउन का नेम है। एक दिन वो कसूर आते हैं और बाई चांस वो क्या देखते हैं, सुनते हैं, वो गुलाम अली कुछ गा रहे होते हैं और वो उनकी सिंगिंग देखते हैं, उनका गाना सुनते हैं। उस्ताद अली बख्श खान न्यू एट वंस दैट हिज सन हैड अ नेचुरल गिफ्ट टू सिंग। अब क्योंकि उस्ताद अली बख्श खान भी सिंगर थे, तो एक सिंगर दूसरे सिंगर को बहुत जल्दी पहचान जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कैसे गाया जाता है, सुर कहाँ पे लगाया जाता है। तो जो उस्ताद अली बख्श खान थे वो एकदम से समझ गए, एकदम से जान गए थे कि उनके बेटे के पास ये नेचुरल गिफ्ट है गाने का, उनको कुदरती तोहफ़ा मिला हुआ है गाना गाने का। कुछ लोगों के पास नेचुरल गिफ्ट होता है ना, कुछ लोगों के पास सिंगिंग होती है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बिना सिखाए वो बहुत अच्छा लिख लेता है। तो ये नेचुरल गिफ्ट होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिले हुए होते हैं ये गिफ्ट्स। तो वो समझ गए थे कि मेरे बेटे के पास नेचुरल गिफ्ट क्या है, सिंगिंग का है। हाउएवर सिंस अली बख्श खान साहिब lived in जम्मू, he was unable to give his son regular तालीम। अब क्योंकि वो उनके पास तो रहते नहीं थे, वो कहाँ पर रहते थे, जम्मू में रहते थे, क्योंकि वो वहीं पर कोर्ट म्यूजिशियन थे, तो जम्मू में रहते थे वो, इसीलिए वो अपने बेटे को रेगुलर तालीम नहीं दे रहे थे, मतलब उनको रेगुलर एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। काले खान साहिब द यंगर ब्रदर ऑफ अली बख्श खान। अब अली बख्श खान के जो ब्रदर हैं काले खान साहिब, मतलब अली बख्श खान के जो छोटे भाई थे उनका नेम था काले खान साहिब, हम कह सकते हैं बड़े गुलाम अली खान के चाचा। वॉज ऑल्सो अ वेल नोन सिंगर, वो भी एक बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत जाने पहचाने सिंगर थे। अब यहाँ पे देखिए बड़े गुलाम अली खान के फादर भी सिंगर हैं, उनके चाचा भी सिंगर हैं और वो भी सिंगर हैं, तो पूरी फैमिली सिंगर हो रही है यहाँ पर। इट वॉज ही हु अडॉप्टेड गुलाम अली एंड टॉट हिम टू सिंग and taught him to sing, grooming him to be his successor। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो अली बख्श खान हैं वो तो वहाँ रहते नहीं हैं, वो तो जम्मू में रहते थे, लेकिन जो काले खान साहिब हैं वो भी सिंगर हैं, तो उन्होंने गुलाम अली खान को अडॉप्ट कर लिया, एक तरह से कह सकते हैं गोद ले लिया, और उनको क्या सिखाने लगे, उनको सिंगिंग सिखाने लगे, ग्रूमिंग हिम टू बी हिज सक्सेसर, और उनको इस तरह से संवारने लगे। ग्रूमिंग मीन्स संवारना, उनको इस तरह से संवारने लगे कि वो उनके वारिस बन जाए, मतलब जो भी क्वालिटीज़ थी, जो भी जितना भी अच्छा गाते थे काले खान साहिब, तो वो चाहते थे कि मैं उनको इतना ज़्यादा सिखा दूं कि मेरे बाद जो कुछ भी मैं गाता हूँ वो आगे चल सके। द चाइल्ड गुलाम अली वुड कुक, clean and fetch water for his guru, serving him in the guru chela tradition। जो गुलाम अली चाइल्ड थे, यानी कि उस टाइम पर जो गुलाम अली थे वो बच्चे थे, वो क्या करते थे, खाना बनाते थे, सफाई करते थे, अपने गुरु के लिए पानी लाते थे, सर्विंग हिम इन द गुरु चेला ट्रेडिशन, क्योंकि उस टाइम पर यही गुरु चेला ट्रेडिशन था, यही रिवाज था। गुरु जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा, उनका वर्क करते थे, उन्हीं के पास रहते थे, तो जो उस टाइम का ट्रेडिशन था, उस टाइम के जो रीति रिवाज थे वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। The Kale Khan Sahib was a hard taskmaster and a strict disciplinarian. Ghulam Ali was determined to learn and serve his uncle diligently। जो काले खान साहिब थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क मास्टर थे, यानी कि बहुत मुश्किल टास्क देते थे, उनको काम देते थे, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो डिसिप्लिन के मामले में। वो चाहते थे कि कोई मेरा डिसिप्लिन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर क्या होता था, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करते थे, चाहे वो कितने भी स्ट्रिक्ट होते थे, कितना भी हार्ड टास्क देते थे उनको। तो गुलाम अली ये सब होने के बावजूद भी गुलाम अली उनसे सीखना चाहते थे और क्या करते थे, एंड सर्व हिज अंकल डिलीजेंटली, और अपने अंकल को बहुत ही लव एंड केयर के साथ सर्व करते थे, यानी कि जो कुछ भी उनका काम होता था बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही केयरफुली उनका काम करते थे, उनकी देखभाल करते थे।
In 1911, Kale Khan took Ghulam Ali to the Delhi Darbar being organized in Delhi to welcome King George. अब 1911 की बात है। काले खान ने क्या किया, गुलाम अली को कहाँ पर ले गए, दिल्ली दरबार में ले गए, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। दिल्ली में एक दरबार ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसका नेम था दिल्ली दरबार। वो गुलाम अली को वहाँ पर ले गए, और क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, 1911 की बात है, तो उस टाइम पर किंग जॉर्ज इंडिया आए थे, तो उनके वेलकम के लिए, मतलब किंग जॉर्ज दिल्ली में आए थे, उनके वेलकम के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। Kale Khan Sahib had been invited to sing before a select gathering of connoisseurs for which he was handsomely rewarded. जो काले खान साहिब थे उनको इनवाइट किया गया था गाना गाने के लिए, और किसके सामने, कॉनिसर्स मीन एक्सपर्ट्स। कॉनिसर्स मीन्स एक्सपर्ट, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे वहाँ पर, वो सब इकट्ठे हुए थे, तो उनके सामने काले खान साहिब को इनवाइट किया गया था कि वो वहाँ पर गाना गाएं, कुछ भी गाएं, और जिसके लिए उनको रिवॉर्ड भी मिला था, बहुत ही अच्छा उनको इनाम दिया गया था। द विज़िट टू दिल्ली हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन गुलाम अली। गुलाम अली भी गए थे काले खान साहिब के साथ, तो उनके ऊपर बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत गहरा असर पड़ा था गुलाम अली के ऊपर, जब उन्होंने ये देखा था कि इतने सारे लोगों के सामने गाना गाया है और उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। He saw and experienced what a challenge it was for a singer to perform in front of large audiences, especially of राजाज, महाराजाज and नवाब्स। उन्होंने देखा और एक्सपीरियंस किया कि ये कितना बड़ा चैलेंज है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गाना। अब एक तरह से तो वो ट्रेनिंग ले रहे थे अपने टीचर के पास, अपने चाचा के पास, तो उस टाइम पर उनको इस तरह फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर गाना होता है, इतने सारे सिंगर्स सामने होते हैं, इतनी बड़ी लार्ज ऑडियंस होती है, इतने सारे लोग होते हैं, और स्पेशली राजा महाराजा जो नवाब्स होते हैं उनके सामने गाना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। Ghulam Ali observed his uncle more carefully and tried to reproduce musical phrases without distorting his face. अब इसके बाद से क्या करना शुरू किया, गुलाम अली पहले भी ऑब्ज़र्व करते थे अपने अंकल को बहुत ही केयरफुली, इसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने अंकल को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। उनकी हर बात देखते थे वो, कि वो किस तरह गाते हैं, क्या करते हैं, और क्या करते थे, वो इस कोशिश में रहते थे कि जो म्यूज़िकल फ्रेजेज़ हैं, जो भी वो कुछ गाते थे, वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, उसको बना सकें विदाउट डिस्टोर्टिंग हिज फेस, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बिगाड़े बगैर। आपने देखा होगा ना, जैसे जब सिंगिंग करते हैं, सारेगामा पर कोई भी शो आता है हमारा, तो तब क्या होता है, हम देखते हैं जो वहाँ पर सिंगर्स होते हैं, जब वो गाना गाते हैं तो पूरी तरह से वो उसमें डूब जाते हैं, अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेते हैं, कहीं उनके अपने हैंड्स के मूवमेंट होता है, उनका फेस एक्सप्रेशन होता है। तो इसी तरह से वो ये चाहते थे कि उनका कोई भी फेस एक्सप्रेशन ख़राब ना हो, बिना अपना कोई भी एक्सप्रेशन बिगाड़े वो बहुत ही अच्छे म्यूज़िकल फ्रेजेस को रिप्रोड्यूस कर सकें, बहुत अच्छी तरह से गा सकें। He learned the real meaning of Shuddh Mudra, Shuddh Vani, that is purity of expression combined with clarity of voice. अब वो क्या सीख गए थे, वो रियल मीनिंग सीख गए थे। ये जो लिखा हुआ है शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी, इसका उन्होंने रियल मीनिंग वो सीख चुके थे, और इसका रियल मीनिंग क्या है, प्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन कंबाइंड विद क्लियरिटी ऑफ वॉइस। जो एक्सप्रेशंस की प्योरिटी है, जो पाकी है एक्सप्रेशंस की, वो उसको कंबाइन करना किस चीज़ के साथ, वॉइस की क्लियरिटी के साथ। क्लियरिटी मीन्स वजाहत, जो हमारी जो सिंगर्स की वॉइस निकलेगी, मतलब वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस के साथ वो कंबाइन होनी चाहिए, कि जो चीज़, जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, जो कुछ भी वो गा रहे हैं, वो उनके एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए। Once Ghulam Ali found an old Palestinian string instrument called barbat in a shop selling musical instruments. एक बार क्या हुआ, गुलाम अली ने क्या पाया, एक पुराना फ़लस्तीनियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पाया। फ़लस्तीन का एक तार का इंस्ट्रूमेंट जो बजाने के काम आता है, सिंगिंग के लिए काम आता है, जिसका नाम था बरबत। कहाँ पर, इन अ शॉप सेलिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक दुकान पर जहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जा रहे थे।
ही डिड नॉट हैव द 5 रुपीज़ टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत कितनी थी, 5 रुपीज़ उसकी कीमत थी, लेकिन उनके पास 5 रुपये नहीं थे उसको पे करने के लिए. However, the kind shopkeeper allowed him to take it away upon seeing Ghulam Ali's deep interest in the instruments. हालांकि जो शॉपकीपर था वो बहुत ज़्यादा काइंड था, बहुत ज़्यादा रहम दिल था, तो उसने उनको इजाज़त दे दी उसको ले जाने के लिए. क्या देखकर, क्योंकि पैसे तो थे नहीं ग़ुलाम अली के पास, लेकिन जब शॉपकीपर ने देखा कि ग़ुलाम अली का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक बहुत ही डीप इंटरेस्ट है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, तो उन्होंने उसको इजाज़त दे दी कि तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो. एट होम ग़ुलाम अली क्लीन एंड पॉलिश द इंस्ट्रूमेंट. अब जब वो उसे अपने घर ले आए तो ग़ुलाम अली ने क्या किया, उसको साफ़ किया, उस इंस्ट्रूमेंट पर पॉलिश की. इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, जिससे वो कोई भी हो सकता है, जैसे तबला, तो इसका नेम है यहाँ पर बरबत. When he plucked the strings, the sound effect was fascinating. जब वो क्या कर रहे थे, जब वो स्ट्रिंग्स को प्लग्ड कर रहे थे, कह सकते हैं, जब वो उसके तारों को छेड़ रहे थे, उसको मतलब खींच रहे थे, उसमें कुछ भी कर रहे थे मूवमेंट, तो जो साउंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, जो उससे आवाज़ निकल रही थी. He could tune the instrument strings to the same notes of the raga that he wished to sing. अब वो क्या कर रहे थे, वो उस तार वाले इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल ऐसे, उससे ऐसी ट्यून निकल रही थी, उसको ऐसे बजा पा रहे थे जैसे रागा के नोट्स होते हैं, और वो चाहते थे कि वो कभी, उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएं. He named it the सुरमंडल, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, सुरमंडल उसको नाम दिया. Soon ग़ुलाम अली एंड हिज सुरमंडल became inseparable. और जल्द ही क्या हो गया, ग़ुलाम अली और उनका सुरमंडल कैसे बन गए, inseparable बन गए, जो कभी भी अलग नहीं हो सकते थे. यानी वो उसके साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे कि वो उसे अपने से दूर नहीं रखते थे. Today, almost all singers use it as their accompaniment in addition to the tanpura, sarangi and tabla. और आज क्या है, जो ऑलमोस्ट ऑल सिंगर्स, सभी सिंगर्स क्या करते हैं, उसको अपनी कह सकते हैं हम उसकी संगत में रहते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं. इन एडिशन टू द तानपुरा, सारंगी एंड तबला, और इन मतलब इनको tó अपने साथ रखते ही हैं, तबला को, सारंगी, ये जो भी इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हैं ये, तो इनके साथ साथ उसको भी अपने साथ रखते हैं. ग़ुलाम अली वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द साउंड्स एंड मूड्स ऑफ नेचर. The varying tones of nature made an impact on his sensitive soul. अब ग़ुलाम अली किससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे, बहुत ही बाय द साउंड्स एंड मूड्स ऑफ नेचर, मतलब वो जो नेचर का मूड होता था, मतलब जैसा भी मौसम होता था, जिस तरह की भी आवाज़ें होती थी, वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली असर पड़ता था. The varying tones of nature made an impact on his sensitive soul. अब उनकी सोल कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को महसूस करने वाले थे, सेंसिटिव सोल थी, तो जो नेचर की अलग अलग टोन्स थी वो उनकी सेंसिटिव सोल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती थी. यानी कि जो जैसे हम सिंगर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. जब भी उनका मूड होता है तभी वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसी तरह जो भी नेचर की टोन होती थी उस टाइम पे, जैसा भी उनको फील होता था, उसी टाइम पे वो सिंगिंग करते थे, और उनकी सेंसिटिव सोल पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता था, बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ता था. When he practiced the alaps of a raga, he would feel that his music blended harmoniously with the music of the cosmos. अब क्या कह रहे हैं, जब वो अलाप्स, रागा के अलाप्स की जब वो प्रैक्टिस करते थे, अलाप द पार्ट ऑफ अ रागा, रागा अ काइंड ऑफ मेलोडी इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. अलाप क्या है, रागा का एक पार्ट है, और रागा क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. म्यूज़िक्स भी क्योंकि डिवाइड हुए हुए हैं, तो जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसकी एक तरह की मेलोडी है. मेलोडी हम कह सकते हैं, जो राग होती है, कोई मतलब आप समझ लीजिए जो सिंगिंग है उसका एक पार्ट है बस. तो जब वो उसकी प्रैक्टिस करते थे तो वो कैसा फील करते थे कि जो उनका म्यूज़िक है, उनका म्यूज़िक ब्लेंड हो रहा है. ब्लेंड मीन्स मतलब उनका म्यूज़िक मिल रहा है, मिक्सअप हो रहा है विद द म्यूज़िक ऑफ द कोस्मोस. कोस्मोस द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के म्यूज़िक के साथ उनका म्यूज़िक बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. It
वॉज अ सैड मोमेंट फॉर गुलाम अली व्हेन उस्ताद काले खान साहिब डाइड इन 1988। अब यहाँ तक तो उनकी सिंगिंग के बारे में बात हो रहा था, वो कहाँ पर गए, उनके टीचर कौन थे, उन्होंने अपने टीचर को कैसे रिस्पेक्ट देते थे, क्या क्या उन्होंने सीखा। अब क्या है कि गुलाम अली ख़ान के जो अंकल हैं, जो उनके टीचर हैं उस्ताद काले खान साहिब, उनकी डेथ हो जाती है 1918 में। तो उनके लिए ये बहुत ही सैड मोमेंट रहा है, क्योंकि एक तो वो उनके अंकल थे, वो उनके पास रहते थे, उनके टीचर थे, उनसे बहुत ज़्यादा लव करते थे, उनकी केयर करते थे, और उनकी डेथ हो जाने पर तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट रहा होगा, बहुत ज़्यादा वो दुखी रहे होंगे। He decided to become an accomplished musician like his uncle। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने अंकल की ही तरह परफेक्ट म्यूजिशियन बनेंगे। On his mother's advice, Ghulam Ali went to his father in Jammu। His father made Ghulam Ali stay in the house of one of his disciples where he would come to teach his son। अपनी मदर की एडवाइस पर, क्योंकि काले खान साहब की डेथ हो चुकी थी, अब उनके पास कोई टीचर नहीं था, तो उनकी मदर ने क्या एडवाइस दी उनको कहा कि तुम कहाँ चले जाओ, तुम अपने फ़ादर के पास जम्मू में चले जाओ। तो जब वो अपने फ़ादर के पास जम्मू में चले गए तो उनके फ़ादर ने क्या किया, अपने एक स्टूडेंट के घर पर उनका स्टे कराया। डिसिपल्स मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स है, तो उनका कोई स्टूडेंट होगा, उनके घर पर उनको रहने के लिए जगह दी, जहाँ पर वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जाते थे। During this time, Ali Bakhsh Khan asked his son to memorize and practice a palta, that is a combination of notes in ascending order for a whole year। उस टाइम पर क्या किया, जब अली बख्श खान उनको पढ़ा रहे थे, उनको सिंगिंग की एजुकेशन दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा अपने बेटे को, उन्होंने कहा कि तुम पाल्ता की प्रैक्टिस करो और उसको याद करो। और पाल्ता क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नोट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो सिंगिंग में काम आता है और असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब सबसे पहले थोड़ा हल्का सिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा और भारी सिखाते हैं, फिर डिफ़िकल्ट होता चला जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। पूरे साल तक उन्होंने उनको कहा कि तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, इसको मेमोराइज़ करो। Later when his father heard Ghulam Ali sing it, he was overjoyed and said। और बाद में जब उनके फादर ने उनको गाते हुए सुना, मतलब जिस चीज़ की वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, प्रैक्टिस करा रहे थे, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और वो उस चीज़ को सीख गए थे। तो जब बाद में उनके फादर ने गुलाम अली को गाते हुए सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और उन्होंने खुशी में क्या बात कही, पुत्र, nobody like you has appeared in 7 generations of our family, nor is there any possibility of anyone matching your excellence in the future। अब देखिए, एक फादर अपने सन को, ये हम कह सकते हैं एक टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा खुशी में कोई भी एक वर्ड बोलता है, जैसे हम बात करेंगे, बेटे आपने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो हम खुश होकर कहेंगे ना आपको। तो इसी तरह वो क्या कह रहे हैं, पुत्र, nobody like you has appeared in 7 generations of our family। तुम्हारे जैसा हमारी फैमिली में अगली 7 पीढ़ी में भी कोई नहीं ऐसा है, यानी कि जैसे तुम हो अगली 7 पीढ़ी में भी ऐसा कोई नहीं है, और ना ही इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई तुम्हारे फ्यूचर में एक्सीलेंस हो जाओगे, यानी कि अपने आने वाले फ्यूचर में जो तुम्हारा आने वाला कल होगा उसमें तुम और अच्छा करोगे, तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे से मैच किया जा सके, यानी कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो ना, तो हमारी अगली 7 पुश्तों में भी ऐसा कोई फैमिली में नहीं होगा। क्योंकि उनके फादर उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, जो उन्होंने सिखाया था गुलाम अली ने उस चीज़ को सीख लिया था। There was no looking back for Ghulam Ali Khan, and for someone as talented as him, it was not difficult to become popular in musical circles। तो देखिए, जब अगर हम देखते हैं कि हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, हमारी प्रेज़ करते हैं, तो हमारे अंदर और एक एनर्जी आ जाती है, एक जज्बा आ जाता है कि हम और अच्छा करेंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स हमारे से और ज़्यादा खुश हो जाएं। तो इसी तरह गुलाम अली ख़ान भी बहुत खुश थे, तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, मतलब उन्होंने अपनी मेहनत में कमी नहीं की कि वो जिस लेवल पे थे वो उससे ऊपर ही होते चले गए, उस लेवल से नीचे नहीं आए वो कभी। और जिसके पास ऐसा टैलेंट हो, फॉर समवन एज टैलेंटेड एज हिम, जैसा उनके पास टैलेंट था, तो म्यूज़िकल सर्किल में उनके लिए पॉपुलर होना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वो अब इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे, इतने अच्छे हो चुके थे, तो उनके लिए कोई पॉपुलर होना कोई भारी काम नहीं रहा था।
Ghulam Ali soon came to be recognized as one of the most successful singers of his time. तो गुलाम अली बहुत ही जल्द एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक बहुत ही सफल सिंगर अपने टाइम में रहे थे. सो दिस इज़ योर चैप्टर अबाउट बड़े ग़ुलाम अली ख़ान. बड़े ग़ुलाम अली ख़ान के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है. उनके फादर भी एक म्यूज़िशियन थे, उनके अंकल भी एक म्यूज़िशियन थे. उनकी मदर ने उनको कैसी कैसी कंडीशंस में पाला, उनकी कितनी ज़्यादा केयर की. जो काले ख़ान साहिब उनके अंकल थे, उन्होंने उनको उनके टीचर रहे. वो दिल्ली दरबार में गए, उनके फादर उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए. तो ये सब आपको इस चैप्टर में बताया है. नाउ योर एक्सरसाइज, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर. पीपल इन कसूर वांटेड द यंग गुलाम अली टू सिंग फॉर देम बिकॉज. जो कसूर में पीपल थे वो चाहते थे गुलाम अली को कि वो गाएं. क्यों? गुलाम अली कुड सिंग ब्यूटीफुली इवन एट दैट एज. उस उम्र में भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा सकते थे. उनकी आवाज़ के लिए तो उनको सुनते थे. यंग गुलाम अलीज़ own father could not give him any training initially because he, जो गुलाम अली के फादर थे वो स्टार्टिंग में उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाए थे. क्यों? क्योंकि वो जम्मू में उनसे बहुत दूर रहते थे. lived in far away जम्मू. It was he who adopted Ghulam Ali and taught him to sing, grooming him to be his successor. Who is mentioned in this sentence? इन सेंटेंस में किसको मेंशन किया गया है? ये आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो देखते हैं. Here is your word meanings. You have to write the meaning of these words in your notebooks. आपको ये word meanings अपने नोटबुक में करने हैं. ditties, wandering minstrels, तालीम, diligently, connoisseurs, अलाप, रागा, cosmos, deserted. ये सब मैंने आपको मीनिंग्स चैप्टर में बताए हैं. एंड योर क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन गुलाम अलीज़ म्यूज़िकल ट्रेनिंग. गुलाम अली की म्यूज़िकल ट्रेनिंग में क्या टर्निंग पॉइंट रहा था? क्या टर्निंग पॉइंट रहा था? जब वो दिल्ली दरबार में गए थे, जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था किंग जॉर्ज के वेलकम के लिए, और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा था कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करना होता है. तो यही उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. वाई डिड द शॉपकीपर गिव गुलाम अली द बरबत. शॉपकीपर ने उनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बरबत क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने उनकी डेडिकेशन देखी थी. उन्होंने देखा था कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. उनके पास पैसे भी नहीं थे, उसके बावजूद भी, उनका इंटरेस्ट देखने के बाद भी उनको वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया था. वाई वाज गुलाम अली फैसिनेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ही कॉल्ड सुरमंडल. गुलाम अली वॉज फैसिनेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ही कॉल्ड सुरमंडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक साउंड. उन्होंने उसका नाम सुरमंडल क्यों दिया था? क्योंकि उसकी यूनिक साउंड की वजह से, उसके अंदर से जो साउंड निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी. उसके जैसे साउंड कोई दूसरी नहीं थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे. बहुत ही दिलचस्प थे वो इंस्ट्रूमेंट, तो इस वजह से उन्होंने उसको सुरमंडल नेम दिया था. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन बड़े ग़ुलाम अली ख़ान. आपको एक पैराग्राफ लिखना है बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है. तो वो कहाँ पर बोर्न हुए थे? कसूर इन 1902. उनके फादर कौन थे? अली बख्श ख़ान, जो कि एक कोर्ट म्यूज़िशियन थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में. 5 साल की उम्र में बड़े ग़ुलाम अली ख़ान को वोकल ट्रेनिंग देने लग गए थे उनके अंकल काले ख़ान साहिब, और बाद में उनके फादर ने दी थी. उनको अवार्ड भी दिया गया था, पद्म भूषण एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में. तो ये आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ है ऑन बड़े ग़ुलाम अली ख़ान. हेयर इज़ योर एक्टिविटी वर्क. राइट एनी 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स विद कलर्ड पेन. आपको कलर्ड पेन से, किसी भी स्पार्कल पेन यूज़ कर सकते हैं आप, स्केच पेन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. उससे आपको 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखने हैं, जो आपकी बुक में भी गिवन है, उसमें से देखकर आप लिख सकते हैं. Here is your book work. Make new words with the prefixes inter, back, for, hyper and post and complete these sentences. आपको क्या करना है? इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इनके आगे एक वर्ड ऐड करके, जिसे बोलते हैं प्रीफिक्स. तो वर्ड के आगे हमने यूज़ किया है यहाँ पर बैकवर्ड, हाइपर एक्टिव, इंटर डिपार्टमेंटल, पोस्ट इलेक्शन एंड फोरनर. तो आपको इन प्रीफिक्स का यूज़ करना है इन वर्ड्स के साथ में.
एंड इसको फिल करना है, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर बी, make negatives of the words in the box using prefixes. This complete these sentences with the negative you have made. Make other necessary changes. One prefix will be used twice. यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको वर्ड्स गिवन है और आपको इसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना है. इन प्रीफिक्स को यूज़ करके, इन प्रीफिक्स को आपको इन वर्ड्स के साथ ऐड करना है जिससे वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाए. तो अंडरस्टैंड के साथ हमने यूज़ किया है यहाँ पर मिस. तो मिस अंडरस्टूड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस हम यहाँ पर वर्ब को फिल करेंगे, तो मिस अंडरस्टूड नेगेटिव फॉर्म हो गई है. लॉजिकल इलॉजिकल, प्रॉपर इम्प्रॉपर, बैलेंस इम्बैलेंस, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस. यहाँ पर भी आपको प्रीफिक्स क्यों यूज़ करना है. कंबाइन द प्रीफिक्स एंड द रूट वर्ड्स, जो आपके मेन वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, उसके साथ आपको प्रीफिक्स का यूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. यहाँ पर आपके प्रीफिक्स गिवन है एंड हियर इज़ योर रूट वर्ड. सो योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड. Chapter 4 Bade Ghulam Ali Khan. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.